हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है, कल तक देखो अपन ने लास्ट टॉपिक जो है वो क्या क्लियर किया था, एक तो कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे लास्ट टाइम तक, और उस पर बेस हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कर लिए। ठीक है, हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से जनरलाइज भी किया, जितने भी टॉपिक थे। ठीक है, उनके और भी कॉन्सेप्चुअल एडवांस लेवल जितने भी अच्छे तरीके के जो टॉपिक थे हमने उनको क्लियर कर लिया, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आज अपन पढ़ने वाले हैं, हालांकि ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अब जो नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या है। फ्लक्स, देखो ये वर्ड जो आ रहा है फ्लक्स, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स का मीन्स होता है, देखो ये जो फ्लक्स वर्ड जो है ये एक्चुअल में फ्लो से मिलकर बना हुआ है। फ्लो, फ्लो का मीन्स अपन जानते ही हैं क्या होता है, प्रवाह करना। ठीक है, फ्लो करना, ठीक है, बहना। ठीक है, ये अपन जानते ही हैं। अब देखिए, तो हर एक क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जिसमें अगर फ्लो करने की एक प्रॉपर्टी अगर वो रखता है, तो उसका भी एक फ्लक्स होगा। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है। ठीक है, मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है। ठीक है, वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो वाटर का फ्लक्स भी होगा। ठीक है, एयर अगर फ्लो कर रही है तो एयर का फ्लक्स भी होगा। ठीक है, फ्लक्स किसी का भी हो सकता है, केवल इतना आपको जानकर चलना है कि फ्लक्स का मीन्स क्या होता है, ओनली फ्लो करना। ठीक है, अब ये फ्लो किस तरीके से करता है, कितनी क्वांटिटी में ये फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है दैट इज नोन एज फ्लक्स। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से समझिए एक बार। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई चार्ज है, और है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सोर्स है, चार्ज है, और उससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है, और इस तरीके से वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये मान लीजिए अपने पास में कोई एक सरफेस है, ऐसे मान लीजिए ये अपने पास में एक सरफेस है। अब आप देखिए कि अगर मैं इस सरफेस को, है ना, इस सरफेस को अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कहीं पर रख देता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कहीं रख देता हूं, ठीक है, और मान लीजिए ये ओनली एक क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, जब आप इसको इस तरीके से रखोगे तो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है वो इसमें से इसको पेनेट्रेट कर देगी। ठीक है, इसको पेनेट्रेट कर देगी। क्लियर है यहाँ तक, मतलब इसमें से निकल जाएगी। ऐसा अपन मानकर चल रहे हैं कि अगर ऐसे हो रहा है, अगर आप इसके इस प्लेन को देखो, ये है इसका ये प्लेन, ठीक है, ये इसका तल है, मींस ये इसका प्लेन है, और ये जो है ये इसका ओपनिंग एरिया है। ठीक है, ये इसका क्या है, ये वाला जो सरफेस है इस तरफ जो जा रहा है दैट इज ओपनिंग एरिया, और ये जो सरफेस है दैट इज प्लेन ऑफ दिस सरफेस। अपन देख रहे हैं कि इसका जो प्लेन है ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, और जो सरफेस एरिया जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग है। क्लियर नहीं आता। अभी आप ये देख सकते हो कि इससे बहुत सबसे ज्यादा जितना मैक्सिमम हो सकती है उतनी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूं तो इसका प्लेन जो है, अब देखो ये प्लेन है, प्लेन तो है ना, इस तरीके से हो गया। अब इसका, अब देखिए जैसे अपन प्लेन को रोटेट करते हैं, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जैसे ही यहाँ पर पास करेगी, तो अब मैक्सिमम नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पास नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, बिल्कुल है ना, ट्रांसलेटेड लीनियरली जा रही है, तो ऐसे नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आई और इस तरीके से इसको पेनेट्रेट कर गई। ठीक है, तो अब जैसे जैसे मैं इसके प्लेन को इस तरीके से रोटेट करूंगा, ठीक है, तो अब इसके सरफेस एरिया की डायरेक्शन इधर हो गई। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरी तरीके से ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी, मतलब केवल इसकी सरफेस से होकर ही जा रही होगी, केवल सरफेस से होकर जा रही है, इसके प्लेन से होकर जा रही है। ठीक है, इसको पेनेट्रेट नहीं कर रही है ना, ऐसे मान कर चलना आपको, इसको पेनेट्रेट नहीं कर रही है। आप इसको ऐसे और अच्छी तरीके से समझिए, देखो ये रिंग है, ठीक है, दिट इज क्लोज लूप। ठीक है, ये एक क्लोज लूप है। अब इसके सामने अगर आप क्या रख देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई सोर्स रख देते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पूरी तरीके से पेनेट्रेट कर रही है, मतलब अभी मैक्सिमम नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पास कर रही है।
ठीक है। अब जैसे जैसे और ये ध्यान रखना, प्लेन क्या होता है ना, एरिया क्या होता है, ये आपको पहले ये मालूम होना चाहिए, है ना। ये वाला जो पोर्शन है और ये इस तरीके से जा रहा है, दैट इज प्लेन। ठीक है, ये इसका प्लेन होगा। ठीक है। अब ये प्लेन की डायरेक्शन जो है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, या फिर इसके ऑपरिंग एरिया जो है उसकी डायरेक्शन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के अलोंग है। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बहुत ही कम नंबर्स में इसमें पास हो पाएगी, और बिल्कुल जब इसको इस तरीके से कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये अब केवल इसकी सरफेस से होकर जाएगी। ठीक है, ऐसे इसको इस जो क्लॉज सरफेस है उसमें से एंटर नहीं करेगी। ठीक है। तो अब आप इन सब सिचुएशंस में आप क्या देख पा रहे हो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस को अगर पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है, तब अपन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से मैक्सिमम नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, और पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है तो वो मतलब 0 नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, मतलब पास नहीं हो रही है, कहने का मीन्स ये है। तो ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन, देखो नॉर्मली डिफाइन करेंगे अभी, मैं है ना इसका कोई फॉर्मूला डेराइव नहीं कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या हो गई यहाँ पर। ठीक है, द नंबर ऑफ पासिंग लाइंस, द नंबर द नंबर ऑफ पासिंग लाइंस थ्रू थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, है ना। इसके लिए सरफेस जो है वो क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो मैं आपको दो तीन इसकी डेफिनेशन बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। ये तो हो गया थ्योरेटिकली, है ना, जो कंसेप्चुअली मैंने अभी बताया कि अगर कोई क्लॉज सरफेस है अपने पास में, जैसे ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक क्लॉज सरफेस है, इस तरीके की एक क्लॉज सरफेस है, दैट इज क्लॉज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, ये क्लॉज सरफेस है। अब इस क्लॉज सरफेस से इसमें मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इस तरीके से आ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, मैं आपको पूरा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये कोई क्लॉज सरफेस है और इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और ये इसमें से निकल रही है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये केवल इस क्लोज सरफेस को अभी ये पेनेट्रेट कर रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्लियर है यहां तक? अब आपको ध्यान रखने वाली बात है कि मैंने अभी जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था, चलो एक बार इसको समझ लीजिए। अभी आप इस पोजीशन में आप क्या देख पा रहे हो कि इसमें जो है 4 नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो रही है, जो कि मैक्सिमम नंबर्स में कहने का मीन्स है कि ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो कर रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से पास हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, द पासिंग ऑफ the number of passing lines through a closed surface, the number of passing lines through a closed surface is called electric flux। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट जो समझाने वाला हूँ वो क्या था यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अगर इस तरीके से आप ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पर इस तरीके से आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। खास बात ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से। ठीक है, फाई, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं फाई से बोलता हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी क्या होगा, 0 होगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जितने नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से एग्जिट भी कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट क्या हो जाएगा कि अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक numbers of entering electric field lines and numbers of exit electric field lines are equal to each other, then magnitude of charge in closed surface will be 0। ठीक है, मींस इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा वो
इस क्लोज सरफेस के अंदर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? जीरो क्यों होना चाहिए, आप इसको ऐसे कंसीडर करिए कि मान लो कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इसमें क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि अपन जानते हैं माइनस क्यू चार्ज के लिए जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है, एंटर करती है, और प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है, एग्जिट करती है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज के लिए अपन जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है, और प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है, एग्जिट करती है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कैसी है, सेम है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी कैसा होगा, सेम होगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल जो चार्ज होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलो अभी यहाँ पर हम ये सब चीजें मैं अभी नोट नहीं करवाऊंगा, आगे में है ना कोई स्पेशल पॉइंट जो होंगे वहां पर नोट करवा दूंगा इन बातों को, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो नॉर्मली है ना, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा है। अभी हम इसका एक फॉर्मूला भी डिराइव करने वाले हैं, ठीक है, आप उसको भी समझना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ पासिंग लाइन थ्रू अ क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर कोई भी क्लोज सरफेस से जितनी नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे को पास कर रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक आपको? अब देखिए ये तो मैंने एक नॉर्मली थ्योरेटिकली ही बोल सकते हैं, थ्योरेटिकली मैंने आपको इस तरीके से इसको समझा दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, और मैं इसको और अच्छी तरीके से और कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है, जिससे आप कहीं पर भी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सको, ठीक है। आप बता सको कहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होने वाला है, कहां पर नेगेटिव होगा, या होगा भी कि नहीं, या फिर जीरो होगा, कहां जीरो हो सकता है, कैसे जीरो हो सकता है, ये सब अपन यहाँ पर जानने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि नंबर्स ऑफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में एज ए डेंसिटी को शो कर रहा है, ठीक है, यहां पर देख सकते हो आप, ठीक है। ये एक क्लोज सरफेस है, इसमें अभी नंबर्स ऑफ चार है ना, नंबर्स में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास हो रही है। मान लो हम कोई दूसरी क्लोज सरफेस ले ले, उसमें मैं 10 को पास करवा दूं, तो आप क्या बोलोगे कि उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा पास हो रहा है, मतलब वो एक डेंसिटी तो है ना, उसमें इलेक्ट्रिक नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, इंक्रीज होगी, मतलब डेंसिटी इंक्रीज हो गई। क्लियर यहां तक? अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ठीक है, जो कोई भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके पर यूनिट एरिया से जितने नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो एक्चुअल में किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर यहां तक? ठीक है, अगर ऐसे नहीं आता है तो आप इसको और दूसरे तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए अपने पास में देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन समझने के लिए यहाँ पर एक वेक्टर एरिया का पॉइंट भी यहाँ पर कंसीडर करेंगे, वेक्टर एरिया, ठीक है। तो वेक्टर एरिया सबसे पहले आपको इसको समझ लेना चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले को डिराइव कर सकें। देखिए वेक्टर एरिया क्या होता है, देखो अगर कोई अपने पास में ये अगर कोई सरफेस है, इस तरह की कोई सरफेस है और वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो इसका जो प्लेन है, मैंने अभी बता रहा था कि प्लेन अगर बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है तो उससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा था, मैक्सिमम हो रहा था। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये बिल्कुल प्लेन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये प्लेन है, ठीक है, दैट इज प्लेन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लेन की डायरेक्शन है, ये प्लेन है और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो अभी यहाँ पर फ्लक्स जो है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है यहाँ तक? अभी आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये प्लेन का क्या है, एरिया है, एंड एरिया इज ए, ओके। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हम अब प्लेन को थोड़ा सा थीटा एंगल पर ओरिएंटेड कर देते हैं, उसको थोड़ा सा है ना घुमा देते हैं, ओरिएंट करते हैं थोड़ा सा, तो मान लीजिए कि अब अपने पास में कोई प्लेन है और वो कुछ इस तरीके से है, मैंने इसको थोड़ा सा ओरिएंटेड कर दिया, ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो।
ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी इधर ही पास हो रही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है यहां से, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, लेकिन इसका जो प्लेन जो है वो कुछ थीटा एंगल पर ओरिएंटेड हो गया। आप इसको ऐसे कंसीडर कर लीजिए कि आपने, है ना, पहले ये बिल्कुल सीधा था, आपने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये कंसीडर कर लीजिए आपने इसको ऑलमोस्ट थीटा एंगल पर क्या कर दिया, ओरिएंटेड कर दिया, इसको थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर ओरिएंटेड कर दिया। तो आप इसको ऐसे समझिए कि पहले ये इस तरीके से रखा हुआ था, ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे झुका दिया, तो अब इसका जो प्लेन का जो एरिया है, दैट इज सरफेस एरिया, उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ठीक है, ये इसका एरिया होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मान इसके जो एरिया की जो डायरेक्शन है वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, ये एरिया हो गया। देखो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी प्लेन सरफेस है उस पर अपन कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज नॉन एज एरिया वेक्टर और वेक्टर एरिया। ठीक है, या इसको मैं लिख देता हूं क्या, एरिया वेक्टर। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए, एरिया वेक्टर। ठीक है, फिजिक्स में एरिया को वेक्टरली कंसीडर किया जाता है, ये ध्यान रखना, फिजिक्स में एरिया को वेक्टर के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो अभी कोई भी प्लेन है, जैसे ये प्लेन है, एरिया वेक्टर का मतलब क्या है कि ये प्लेन का जो सरफेस है, ठीक है, अगर मैं इस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर लाइन रहेगी, दैट इज नॉन एज एरिया वेक्टर। ठीक है, अब आप देख सकते हो अगर मैं इस प्लेन को अगर इस तरीके से, है ना, ओरिएंटेड करूंगा, तो इसका एरिया वेक्टर भी इसके साथ में ओरिएंटेड होगा। ठीक है, इसके साथ में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा इसका एरिया वेक्टर भी। ठीक है, तो कहने का मीन्स यही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से यहाँ से पास हो रही थी और इसका एरिया वेक्टर अभी आप देख सकते हो वो इस डायरेक्शन में है, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, तब आप क्या बोल रहे हो कि अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम पास हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस सरफेस को थोड़ा सा ओरिएंटेड कर दोगे तो अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इससे पास हो रहा है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। और ये सब डिपेंड कर रहा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस तरीके से एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है और एरिया पर डिपेंड कर रहा है, मतलब उनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, उसी पर ये डिपेंड कर रहा है। तो अभी यहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम पास हो रहा है। ठीक है, और ये प्लेन पर बिल्कुल हम इसके परपेंडिकुलर एक एरिया वेक्टर को शो कर रहे हैं जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में भी एंगल थीटा क्रिएट करेगा। क्लियर यहाँ तक? अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि इसका कौन सा वाला कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका केवल a cos थीटा जो कंपोनेंट है वो इस E वेक्टर के साथ होगा, मतलब इसकी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि एक्चुअल में जो फ्लक्स जो है, ठीक है, फ्लक्स एज ए डेंसिटी, ठीक है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, दैट इज नोन एज डेंसिटी। ओके, ये डेंसिटी को शो कर रहा होगा। अब आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये बता सकता हूं कि इस अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो रहा था, मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर जब ये थीटा एंगल पर ओरिएंटेड था तब फ्लक्स थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पर आप इसका फ्लक्स आप फाइंड करना चाहोगे तो वो क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो केवल आपको क्या समझना था, अब है ना, मैं यहाँ पर फॉर्मूला आगे वाले पॉइंट में इसको नोट करवाऊंगा, बस आप यहाँ पर अभी तक ये नोट करिए एरिया वेक्टर क्या था। तो ये एज ए वेक्टरली इसको शो कर रहा है। ठीक है, एरिया को हम एज ए फिजिक्स में वेक्टरली शो कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि फ्लक्स जो है वो इसकी एरिया की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है।
फ्लक्स एरिया की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। देख लीजिए आप, ये प्लेन था और प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर सरफेस थी, तो उससे मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। थोड़ा सा ओरिएंटेड किया तो इसका एरिया वेक्टर देखो, ये एरिया वेक्टर है, दैट इज एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर, ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, ये लो, दैट इज एरिया वेक्टर। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसको ओरिएंटेड किया तो एरिया वेक्टर भी साथ में रोटेट कर गया थीटा एंगल पर, क्योंकि जितना हम इसको रोटेट करवाएंगे तो ये एरिया वेक्टर भी उतने एंगल से क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। और ये एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली डिक्रीज होना है, क्योंकि इससे पास होने वाली जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरीके से, आपको एक बार समझ लेना है, फिर मैं इसका फॉर्मूला आगे बताने वाला हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले आप इसको नोटिस कर लीजिए। पहले हमने पढ़ा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स मींस फ्लो करना, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक है मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो, ठीक है, किससे होना है, कोई क्लोज्ड सरफेस, सरफेस क्लोज्ड होनी चाहिए, ओपन सरफेस नहीं होनी चाहिए। जैसे है ना, कोई रूम है, रूम में से अगर वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो अगर इस रूम की दीवारों को अगर मैं हटा दूं पूरी तरीके से, तो ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। क्लियर नहीं आता, तब आप उसको वाटर का फ्लक्स नहीं बोल पाओगे। लेकिन अगर मैं कोई सरफेस ऐसे लूं, ठीक है, उसकी जो बाउंड्रीज है वो पूरी तरीके से क्लोज है, और उसमें से कितनी क्वांटिटी में, है ना, कितने नंबर्स और क्वांटिटी में कोई क्वांटिटी उससे फ्लो हो रही है, दैट इज नॉन एज फ्लक्स ऑफ दिस क्वांटिटी। मतलब अगर ये क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ में आ गया, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ पासिंग लाइंस थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो ये नंबर ऑफ पासिंग लाइंस जो है, जैसे ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से कितने नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है, जो कि इसकी डेंसिटी को शो करता है, और किसको शो करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डेंसिटी। ओके, और यहां पर आपको ये ध्यान देने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए अगर आप कभी भी कोई डायग्राम ड्रॉ करो, तो वो डायग्राम बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ना कि इस तरीके का कोई डायग्राम होना चाहिए। इस वाले डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसके सरफेस से होकर जा रही है ना, इलेक्ट्रिक लाइन जो है बिल्कुल ऐसे सरफेस को टच करती हुई ऐसे जा रही है, इसको पेनेट्रेट नहीं कर रही है। अगर ये पेनेट्रेट करेगी तभी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करोगे, ठीक है। तो ये है ना सही डायग्राम है, और ये रॉन्ग डायग्राम है। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टर्म यहाँ पर हम यूज करेंगे, दैट इज एरिया वेक्टर, ठीक है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। एरिया वेक्टर क्या है, ठीक है, अगर कोई भी सरफेस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता है, दैट इज नॉन एज एरिया वेक्टर। ओके, अगर कोई प्लेन है, उस प्लेन पर अगर हम कोई नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं प्लेन पर, ठीक है, तो दैट इज नॉन एज एरिया वेक्टर। जैसे ये है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन को बिल्कुल मैंने ऐसे रखा हुआ है, मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी हुई है, दैट इज एरिया वेक्टर। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैक्सिमम नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो सकती है, तो इसका फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर आप देखिए और एरिया वेक्टर को और अच्छे से समझते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करोगे, तो अब इस पर मैं परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। और इस एरिया वेक्टर को मैं ऐसी कंडीशन में, है ना, दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दूंगा, है ना। कंपोनेंट्स तो इसके दो ही होंगे, ठीक है। एक तो हो जाएगा इसका ये वाला कंपोनेंट ए cos थीटा, जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होगा, और एक इसका कंपोनेंट होगा ये वाला, ठीक है, और ये होगा क्या, ई साइन थीटा, ठीक है। अब आप देखोगे कि ई साइन थीटा मतलब इस एरिया से थोड़ा ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो आप इसको कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस एरिया वेक्टर को आप कंसीडर नहीं करोगे फॉर्मूले में। अपन आगे जो फॉर्मूला डेराइव करने वाले हैं उसमें आप एरिया वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट कंसीडर करने वाले हो, ए cos थीटा। मैं एक दूसरे तरीके से भी इसको समझाऊंगा, लेकिन एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ एरिया वेक्टर के लिए। एरिया वेक्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी,
द परपेंडिकुलर लाइन, द perpendicular line, perpendicular line on the plane, on the plane surface, on the plane surface is called, is called एरिया वेक्टर, is called एरिया वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्लियर यहां तक? ये आपको समझना चाहिए पहले, ठीक है। अगर ये अपने पास में मान लो कि ये अपने पास में इस तरीके का कोई प्लेन है, ये प्लेन कंसीडर कर लेते हैं, और ये मैंने एक प्लेन का कोई सेगमेंट लिया, इसका एरिया ए है, तो इसका एरिया मैंने डेल ए कंसीडर कर लिया। इस पर अगर मैं कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, दैट इज एरिया वेक्टर, डेल ए वेक्टर बोल सकते हो आप इसको, क्लियर? या तो क्योंकि मैंने एक छोटा सा सेगमेंट लिया, दैट इज एरिया वेक्टर। ओके, तो ये आपको समझ लेना चाहिए, इसको नोट कर लेना चाहिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। ओके, तो अब आगे हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, एक बार समझ लीजिए आप। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन ने लास्ट टाइम में जो है एरिया वेक्टर को समझ लिया, वही इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म था, ठीक है, एरिया वेक्टर। मैंने आपको क्या बताया था एरिया वेक्टर के लिए, ठीक है? देखो अपन ने क्या देखा था, एक बार फिर से समझा देता हूँ एरिया वेक्टर के लिए, कि अगर कोई अपने पास में सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ठीक है, उस क्लोज सरफेस के, जैसे ये क्लोज सरफेस है, दैट इज क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस का ये प्लेन है, ये वाला प्लेन है, इस प्लेन के अगर आप कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज एरिया वेक्टर। अब आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा भी अगर इसको रोटेट करोगे, तो साथ में अब इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, तो इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है। देखिए अब एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही है, इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है ना कोई बाउंस आ रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी अगर ये इस तरीके से है, तो जब इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो आप क्या देख पाओगे कि इससे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास हो सकती है, मतलब फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। देखो अब मैं फ्लक्स लिख रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लेना आप, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो मैं अब आप डायरेक्टली आप लिख पाओगे कि इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ठीक है, फाइल लिख दिया हमने, ठीक है। अभी केवल अभी हम इस केवल एक इस कंडीशन से ये नहीं बता पाएंगे कि इसका फ्लक्स अभी मैक्सिमम होगा। अब आप ये देखिए कि जब आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट करोगे, ठीक है, तो अब इसका एरिया वेक्टर इधर गया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब इससे जो पास होने वाली वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। ऐसे नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चली जाएगी, वो तो जैसे जा रही है वैसे ही जाएगी, ठीक है। लेकिन एरिया वेक्टर को आपने रोटेट कर दिया, तो ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब इनके बीच में एक एंगल थीटा बन रहा था। अब इस एरिया वेक्टर को आपने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया, एक इस डायरेक्शन में दैट इज ए cos थीटा, और एक कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर होगा, दैट इज ए sin थीटा। जब आप इसको पूरी तरीके से इस तरीके से कर दोगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर कर देते हो, तो अब आप देख पाओगे कि अब इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, ये बिल्कुल इसकी सरफेस से होकर जा रही होगी, पूरी तरीके इस तरीके से पास हो रही है। अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आई और ऐसे निकल गई, ठीक है, तो अगर है ना ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक की फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो कब हो गया, कि अब एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। अब बताओ 90 डिग्री के लिए अगर जब ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, तब फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो। फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, मतलब cos 90 डिग्री होगा तब जाकर ये फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अपन ने लास्ट टाइम देख लिया था कि कौन सा वाला जो एरिया वेक्टर है वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, फ्लक्स के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सो फाई इक्वल ई ए cos थीटा, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, क्लियर यहां तक? अब देखिए मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूं, यहां पर अपन देख रहे हैं E क्या है, यहां पर E को मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। और ए क्या है यहाँ पर, एरिया वेक्टर है,
एरिया वेक्टर, अब दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है। अब अपन जानते हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज के साथ में अगर कोफिशिएंट cos थीटा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा रिजल्टेंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं, सो फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी यूनिट में आपको बता देता हूं कि इसकी यूनिट क्या होगी। सो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। क्वांटिटी अब आप बता सकते हो कि ये किस टाइप की क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ये मालूम लग गया यहाँ से इस फॉर्मूले से। ठीक है, हाँ साथ में आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आप देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए यहाँ मैं बता देता हूँ, ई ए लिख रहे हैं, ई मींस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग दैट इज एफ डिवाइड क्यू इनटू ए। क्लियर यहाँ तक, ये फोर्स होता है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2, फिर डिवाइड क्या आ रहा है, चार्ज। ठीक है, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, ठीक है, a1 t1 a1 t1 हो जाएगी। एरिया, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर मींस l2 हो गया। देखो l3 a-1 t-3, ओके, सो m1 l3 t-3 a-1, ये इसकी क्या आ गई, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया इसका। क्लियर यहाँ तक, ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं इस फॉर्मूले से ही केवल है ना इसकी डेफिनेशन बता दूंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ से, सो स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर is called, area vector is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन मिल गई होगी। एक और डेफिनेशन यहाँ पर हमने देख ली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। एक तो मैंने बताया थ्योरेटिकली कि द नंबर ऑफ पासिंग लाइन थ्रू अ क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है, जो नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बाकी मैंने फॉर्मूले से बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है। मैं अब हमें इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले को लिखना चाहिए कि क्या हो, कि जब आपसे पूछा जाए कि एक स्मॉल सेगमेंट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। जैसे मान लो कि अपने पास में ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लक्स इन द फॉर्म इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फ्लक्स। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फ्लक्स, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, अब आप समझिए कि अगर मान लो कि ये अपने पास में क्लोज सरफेस है और उसका एरिया जो है वो क्या है, ए है। ठीक है, एरिया क्या कंसीडर करना, आपको ए कंसीडर करके चलना है। अब मान लीजिए कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं, ठीक है, मतलब कोई फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है इससे। अब आपसे पूछा जाता है कि कोई सेगमेंट है ना, कोई डेले वेक्टर का कोई सेगमेंट है ना, और इस पर परपेंडिकुलर लाइन इधर ही ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज डेले वेक्टर, है ना, दैट मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, यहाँ पर शो कर देता हूँ, दैट इज डेले वेक्टर। और ई वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो आप इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या बता सकते हो, स्मॉल पास होगा, एंड वो क्या होगा, डी फाई होगा। आप क्या लिखोगे, डी फाई। तब आप क्या लिख सकते हो, ई वेक्टर डॉट डेले वेक्टर, आप इसको लिख सकते हो। तब आप ये भी बता सकते हो कि इससे कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, तब आप इसका इंटीग्रेट कर दोगे। तो इंटीग्रेट करोगे तो ये तो फाई बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डेले वेक्टर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब आप देख रहे हो इंटीग्रेशन कर रहे हो और ये फ्लक्स भी बता रहे हो, फ्लक्स तो क्लोज सरफेस से पास होता है, तो क्लोज सरफेस के लिए हम यहाँ पर इसका क्लोज इंटीग्रल करते हैं, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पर एक बबल साइन यूज कर लेते हैं इस इंटीग्रल साइन पर। ठीक है, तो ये भी जो है किसका फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा इन द फॉर्म इंटीग्रल। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनकी बजाय। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। हाँ, अब मैं इसके कोई कुछ स्पेशल केस आपको समझाऊंगा, तो एक बार पहले यहाँ तक आप नोट करिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसका स्पेशल केस करेंगे।
अब देखिए इसके स्पेशल केस देख लेते हैं अपन। स्पेशल केस में इसका केस फर्स्ट क्या होगा? केस फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं कि अगर कोई सरफेस को उसका जो सरफेस को हम इस तरीके से रखते हैं कि उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर दोनों सेम होती है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो ये अपन इस तरीके से, मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं पहले स्पेशल केस के लिए कि ये है ना कोई प्लेन है, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही है इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और इसको इस तरीके से बिल्कुल ये पेनेट्रेट कर रही है। ठीक है, दैट इज एरिया ए एंड दैट इज ई वेक्टर, दैट इज एरिया वेक्टर। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है? व्हेन, केस फर्स्ट क्या हो जाएगा अपना? व्हेन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तब बताओ थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया कि नहीं? अब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो अब आप इजीली बता सकते हो फ्लक्स फाई कितना होगा। अपन जानते हैं ये cos थीटा होता है, थीटा 0 डिग्री cos 0 डिग्री होता है, दैट इज 1। सो फाई कितना हो जाएगा? ए होगा, दैट इज मैक्सिमम। मतलब ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास हो रहा होगा। ठीक है, केस सेकंड यहाँ पर अपन ले लेते हैं। केस सेकंड क्या होगा कि हम इसको केस सेकंड में क्या कर देते हैं कि अगर प्लेन सरफेस जो है उसको हम इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, प्लेन सरफेस को कुछ इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, ये मैंने इधर कर दिया इसका थोड़ा सा, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर ही पास हो रही है, पहले वाली डायरेक्शन में ही पास हो रही है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इसी तरीके से पास हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन इसका एरिया वेक्टर जो है अगर वो इस डायरेक्शन में हो, एरिया वेक्टर जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हो, मतलब एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर, ठीक है, ये क्या होने चाहिए? एंटी पैरेलल हो गए, कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा कितना हो गया बताओ? 180 डिग्री हो गया। अब थीटा जब 180 डिग्री होगा तब अपन जानते हैं cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ से? माइनस ई हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसका क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगी वैल्यू। मतलब फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। क्लियर? अब आप यहाँ पर केस थर्ड लीजिए इसका। केस थर्ड में क्या होगा? केस थर्ड में अपन ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि प्लेन कुछ इस तरीके से है और उसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, दैट इज एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होगी इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ठीक है, आप बता सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए, तो थीटा कितना होगा इसका? 90 डिग्री होगा। तब आप इजीली बता सकते हो कि अभी इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है? 0 फ्लक्स पास होगा, क्योंकि ये इसके केवल सरफेस से ही होकर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब फ्लक्स कोई भी, मतलब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस प्लेन को पेनिट्रेट नहीं कर रही है, इसलिए इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो इन केस से हम क्या देख पा रहे हैं कि फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे अभी तो ये नंबर्स में देखिए यहाँ पर एंटर कर रही है और यहाँ पर एग्जिट कर रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप ये देख रहे हो फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा? जब आप ये देखोगे कि इनकी डायरेक्शन सेम है, तब ये फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो फ्लक्स कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए उस सरफेस से। ठीक है, और अब आप इसको ऐसे देखिए, है ना, नोट करने वाला पॉइंट हो गया। अब ये नोटेड पॉइंट क्या है, देखो मैं आपको लिखवा देता हूं। मान लो कि अपने पास में अब ये सरफेस है, क्लोज सरफेस थी, ठीक है, क्वेश्चन है ना, ये नोट करने वाला फर्स्ट पॉइंट है कि ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, जितने नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही है उतनी ही इससे क्या कर रही है? एग्जिट भी कर रही है, ऐसे मानकर चलिए आप। ठीक है, अभी इससे फ्लक्स पास तो हो तो रहा है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा। ठीक है, तो चार्ज एनक्लोज कितना होगा इसमें? तो मैं क्या लिख सकता हूं? एनक्लोज्ड चार्ज कितना होना चाहिए इसमें? एनक्लोज चार्ज, एंड दैट विल बी 0। क्यों हुआ? क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि इसमें, है ना,
जितने नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट भी कर रही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ इसके अंदर माइनस क्यू चार्ज भी होना चाहिए, इसमें प्लस क्यू चार्ज भी होना चाहिए, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है टोटल चार्ज क्या है, जीरो है, मतलब एनक्लोज चार्ज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सेकंड केस आप अगर देखो तो क्या होगा, देखिए अगर कुछ ये तो इक्वल नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसको पेनेट्रेट कर रही है, मान लो कि आपके पास में कोई ऐसा डायग्राम हो कि उसमें इक्वल नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनेट्रेट नहीं करे, मान लीजिए कि जैसे ये यहां पर मैं बता दूं, जैसे ये मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले ली इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर मैंने कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले ली, देखिए अब आप, तो अब आप यहाँ पर इसका साइन बताना है, फ्लक्स का साइन क्या होगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसमें जो फ्लक्स का जो साइन होगा वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें है ना जो जितनी क्वांटिटी में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उससे लेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है। यहाँ पर जो फाई जो है वो नेगेटिव होगा, दैट इज फाइव वन, और ये क्या है फाइव टू, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर यहाँ तक, बट हियर फाइव वन इज ग्रेटर देन फाइव टू, ठीक है, फाइव वन जो है वो फाइव टू से क्या है, ग्रेटर देन है, इसलिए जो फाइव जो होगा वो अपन क्या लिख सकते हैं, फाइव वन माइनस फाइव टू लिखेंगे। सो फाइव बताइए क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, इसका साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक। अब केस थर्ड भी आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ इसका इस तरीके से। मान लीजिए कि ये इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, ये कुछ नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, और ये कुछ ग्रेटर नंबर्स में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से एग्जिट कर रही है, दैट इज 5 2 एंड दैट इज 5 1, दैट इज नेगेटिव एंड दैट इज पॉजिटिव। ये तो आपको समझना ही चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ की सरफेस और है ना एरिया सेम होगा, लेकिन यहाँ का है ना ये एरिया, ओपनिंग एरिया इधर होगा, इसलिए ये नेगेटिव होता है। ये ध्यान देने वाली बात है ना, बात इसमें ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप नेगेटिव क्यों लिखते हो, आप ये समझना चाहिए पहले कि यहाँ नेगेटिव क्यों लिखते हो, यहाँ पॉजिटिव क्यों लिखते हो, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया जो होगा डेल ए वेक्टर, इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ई वेक्टर और डेल ए वेक्टर दोनों यहाँ पर पैरेलल होंगे, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर लोगे तो इसका ओपनिंग एरिया इस वाली सरफेस पर इधर होगा, जबकि ई वेक्टर इधर ही होगा, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो ये ई वेक्टर और डेल ए वेक्टर, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे यहाँ पर एंटी पैरेलल होंगे, इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर आप बता सकते हो कि अभी जो फ्लक्स होगा वो कैसा फ्लक्स पास हो रहा होगा, फाइनली रिजल्टेंट फ्लक्स कितना कैसा पास हो रहा होगा, पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। आप ये भी इस यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कहने का मतलब इसमें है ना नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ओवरऑल है ना, ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्लक्स, आई होप आपका फ्लक्स वाला पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। ये केवल हमने अभी थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा है, अब हम इसको एप्लीकेशंस की हेल्प से इसको जनरलाइज करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर हम कुछ न्यूमेरिकल से एग्जांपल्स करते हैं, एप्लीकेशन समझते हैं। देखिए अब आप अपने पास में एक सिंपल सा एक क्वेश्चन गिवन है, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वेक्टर फॉर्म में और एक एरिया वेक्टर भी गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 IK प्लस 300 JK, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक्स में भी और वाई प्लेन में भी, है ना, दोनों प्लेन में है। एक्स एक्सिस पर तो इसका मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन पर कूलम है और वाई एक्सिस पर इसका मैग्नीट्यूड 300 न्यूटन पर कूलम है। और एरिया वेक्टर आपको गिवन है 5 × 10⁻³ JK मीटर स्क्वायर, मतलब है ना आपको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, किसके अलोंग बताना है, केवल वाई एक्सिस के अलोंग ही बताना है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा, या आप इसका स्केलर प्रोडक्ट करिए, जो सही तरीका होगा। ये बोर्ड बुक का फर्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। वी नो फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट, ए वेक्टर होता है लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है आपको, एस वेक्टर, तो एरिया वेक्टर को आप एस वेक्टर लिख दीजिए। सो फाई इक्वल
200 I cap plus 300 J cap and dot 5 into 10 to the power minus 3 जे केप। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आई कैप डॉट जे केप अपन जानते हैं क्या होता है, 0 होता है, एंड जे केप डॉट जे केप क्या होता है, 1 होता है सिंपली। तो बताइए फाइव इक्वल क्या आ गया फाइनली, 300 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 3। सो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, इसको 15 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीन्स फाइव इक्वल 1.5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? ये इसका आंसर हो गया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको भी नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, अब देखिए आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर। इसमें इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि अपने पास में एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, क्लोज सरफेस है, और उसको इस तरीके के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से इस तरीके से पास हो रहा है, और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इस सिलेंड्रिकल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास जो हो रहा है वो फाइंड करना है। तो देखिए पहले तो आपको ये समझना है कि कोई भी जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसकी कौन कौन सी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो सकता है, पहले आपको ये समझना चाहिए। आप क्या देख पाओगे कि जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वो कुछ इस तरीके की होगी कि ये यहाँ पर इसका केप होगा। ठीक है, मैं एक बार इसको बता देता हूँ थोड़ा सा अच्छी तरीके से। और देखिए कि ये मानकर चलिए कि ये उस सिलेंड्रिकल सरफेस है, उस सिलेंड्रिकल सरफेस का ये एक सर्कुलर पार्ट होगा, और ये इसका एक दूसरा सर्कुलर पार्ट होगा। ठीक है, और ये इसकी क्या होगी, कर्व्ड सरफेस होगी। अब आप सोचिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप इसको रख रहे हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन ऐसा कंसीडर करके चल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तीनों सरफेस से जैसे पास हो रही हो। ठीक है, तब हम अपन क्या कर सकते हैं, उन सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड कर सकते हैं और इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स बता सकते हैं। मतलब इससे भी आपको फ्लक्स फाइंड करना है, इससे भी आपको फ्लक्स फाइंड करना है, और इस कर्व्ड सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, और तीनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइनली फिर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो उससे आपको इसका टोटल मींस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अपने पास में इस सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए तीन सरफेस है। एक तो ये वाली सरफेस है जिसको मैं S1 वेक्टर से डिनोट करूंगा। ठीक है, दैट इज S1 सरफेस। ठीक है, और ये कंसीडर करके चलिए कि ये इसका एरिया है डेली। ठीक है, डेली वेक्टर, और ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर ही है, मींस यहां पर कितना एंगल बन रहा होगा, 0 डिग्री। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली समझा रहा हूं। और ये कंसीडर करके चलिए कि ये सेकंड सरफेस है S2, और इसका एरिया वेक्टर जो है, इसकी ओपनिंग इस तरफ होगी। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर इधर होगा। ठीक है, डेले वेक्टर या कुछ भी लिख दीजिए आप इस चीज को। ठीक है, और ई वेक्टर की डायरेक्शन बताइए इस तरफ है। क्लियर? यहाँ तक? यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। क्लियर? और एक कर्व्ड सरफेस कंसीडर कर लीजिए, जैसे ये कर्व्ड सरफेस है S3। तो इस कर्व्ड सरफेस जहां पर भी आप लोगे, जैसे यहाँ पर कर्व्ड सरफेस लेते हो, उसका एक पार्ट लेते हो, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर लेते हो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन इधर है ना, इसकी डायरेक्शन इधर। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, बताइए डेले वेक्टर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है, यहाँ एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। तो अब फाइनली आप इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता सकते हो। तो आप कर्व्ड सरफेस S1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, तो दैट इज φ1, एंड φ1 इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट डेल वेक्टर। क्लियर? यहाँ तक? इंटीग्रेशन ऑफ फॉर S1, सो φ1 इक्वल, आप देखिए यहाँ से कि E वेक्टर मींस डेले वेक्टर, मतलब डॉट को यहाँ रिमूव करिए तो क्या लिख सकते हैं, डेले cos थीटा लिख सकते हैं। बट हियर cos थीटा इज means theta is here 0 डिग्री, मींस फाइनली φ1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, है ना, डेले का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, EA हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ये φ1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप φ2 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। φ2 इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट डेले वेक्टर। ठीक है, कौन सी सरफेस के लिए, ये S2 सरफेस के लिए होगा,
और इस H2 सरफेस में आप क्या देख रहे हो, थीटा क्या है 180 डिग्री है, और cos 180 डिग्री वैल्यू क्या होगी -1 होगी। सो φ2 कितना हो जाएगा बताइए, ये डेली वेक्टर का आप इंटीग्रेशन कर ही दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से a हो जाएगा, ठीक है ना, सब ये हटा देना रिमूव करके, तो मैं फाइनली लिख रहा हूँ -a हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। और φ3 की वैल्यू आप देखिए यहाँ से, ठीक है, इंटीग्रेशन आप वही फॉर्मूला लिखोगे e डॉट डेली वेक्टर, ठीक है, या फिर आप इसको आगे और फर्दर सोल्व कर सकते हो, e डेली cos थीटा, बट थीटा हियर 90 डिग्री, ठीक है, एंड वी नो cos 90 डिग्री इज 0, ठीक है, ठीक है, cos 90 डिग्री इज 0, तो φ3 बताइए कितना हो गया, 0 हो जाएगा। अब आप इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता सकते हो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सो फाई टोटल मींस f फाई r लिख देता हूं मैं, सो फाई r इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब बताइए फाई r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर वाला कितना था EA, φ2 कितना था -EA, और ये कितना था 0, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे कितना पास हो रहा है, 0 पास हो रहा है। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा, ये न्यूमेरिकल भी आप नोट करिए। ओके, अब देखिए, अब आप आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ये आपको इस तरीके का एक सिस्टम गिवन है, सिस्टम में क्या गिवन है आपको, एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब है जो कि क्लोज सरफेस की तरह बिहेव कर रही है, और इसको एक्स वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, क्यूब को एक्स वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, और एक्स वाई जेड प्लेन में इसको कैसे किस तरीके से रखा हुआ है कि ये वाला जो पीछे वाली जो सरफेस है, मतलब ए बी सी ओ, ठीक है, तो उसका ये O वाला पॉइंट जो है वो एक्स वाई जेड के जो ओरिजिन है उसको कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोइंसाइड कर, ये वाली जो सरफेस है ये लाई कर रही होगी किस पर, जेड वाले में आ रही होगी, ठीक है, और ये वाला जो है ये वाई और जेड प्लेन में आ रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है, सी डी जी ओ ये किस में आ रहा है, वाई जेड प्लेन में आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ई एफ जी डी ये जो है वो जेड और वाई प्लेन में आ रहा है, जेड और वाई प्लेन में है ये, और ये वाला जो प्लेन है ये एक्स और वाई प्लेन होगा, तो इस तरीके से ये आप ये चेक कर सकते हो कि ये वाला जो है ये एक्स और वाई प्लेन में, तो ये कुछ प्लेन में इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है, आप है ना, मतलब इस तरीके से ये क्यूब जो है वो एक्स वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, एक डब्बा जैसे आप इसको चौक का डब्बा आता है, तो चौक के डब्बे को आप है ना इस एक क्यूब कंसीडर करके चल सकते हो, और उसको एक्स वाई जेड में कंसीडर करके चलिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये एक्स होगी, ठीक है, एक्स एक्स हो गई, ये हो गई जेड एक्स हो गई, और ये वाली इधर ऊपर क्या हो जाएगी वाई एक्स हो गई, ठीक है, इसको इस तरीके से रखा हुआ है कि है ना, एक क्यूब रखा हुआ है यहाँ पर ऐसे, इस जगह क्यूब रखा हुआ है इस जगह, ठीक है, तो पीछे वाली जो स्क्वायर सरफेस है उसका ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको कोइंसाइड कर रहा है, बाकी आगे आ रहा है, जितना भी जो टर्म है वो आगे आ रहा है इस तरीके से। ओके, ये इस तरीके से रखा हुआ है। अब आप इसको समझिए कि इससे पास होने वाला, इसमें क्या पूछ रहा है कि इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करिए, लेकिन आपको पहले आप चेक करिए कि आपको दिया हुआ क्या क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई नोट एक्स आई केप, ई नोट एक्स आई केप आपको गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, इस टर्म का मतलब समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस एक्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है, वेरी कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, डिपेंडेंट है, मतलब जब एक्स जो है वो, देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो पहले तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए अच्छे से, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल इधर से ही पास हो रहा है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और कैसे डिपेंड कर रहा है कि जब x जीरो होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब यहाँ इस ओरिजिन पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा,
ठीक है। और ये ई नोट जो है वो कांस्टेंट है 2.5 इंटू 10⁵ और इसकी डायमेंशन गिवन है a और उसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और फिर फ्लक्स पूछ रहा है। तो अपन देख रहे हैं सिंपल सा, आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लक्स तो केवल इन दो सरफेस से ही पास हो सकता है, बाकी से पास हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये देखिए आप क्या देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो केवल इस सरफेस से, ठीक है, और एक इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। बाकी से आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस वाली और इस वाली सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास नहीं होगा। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब अपने पास में दो ही सरफेस बची है, क्योंकि ये वाली सरफेस है ना और ये वाली सरफेस आप देख सकते हो, ठीक है, इनसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं, यहाँ पर इस वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ही नहीं। अगर आप लिखना भी चाहो तो सब सरफेस के लिए आप अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखिए, ठीक है, और वहां पर उनका इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना नहीं है तो वहां जीरो करिए, तो उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑब्वियसली जीरो होता जाएगा। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर केवल इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले इस वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए बी ई एफ, ओके, इस वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा देखिए। तो मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख देना चाहिए। क्लियर नहीं यहाँ तक? ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो फाइव ए बी ई एफ इक्वल ई वेक्टर मींस ई नोट एक्स गिवन है आपको, ए वेक्टर मींस इसका एरिया आपको गिवन है, डॉट हटाओगे cos 0 डिग्री मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर नहीं आता? ठीक है, थीटा यहाँ पर चलो एक बार मैं लिख देता हूँ a cos 0 डिग्री, ठीक है। हाँ, अब या आप तो या तो आई कैप के टर्म में ही गिवन है, तो इससे अच्छा है ना ये, आप इसको ऐसे ही कर लीजिए, ई नोट एक्स आई कैप डॉट एरिया वेक्टर इधर ही जा रहा है तो आप इसको ऐसे लिखिए ना, ए आई कैप डॉट आई कैप दैट इज 1। ओके, सो फाइव ए बी ए एफ इक्वल क्या हो गया बताओ, ए नोट एक्स ए बन गया। क्लियर यहाँ तक? अब एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया, ठीक है, और ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब बताओ इसका एरिया क्या होना चाहिए, 1 स्क्वायर होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻²। ओके, तो 10⁻² ऑल स्क्वायर है ना, 10⁻² मीटर। ठीक है, इसका ऑल स्क्वायर बताओ। अब इसका एरिया कितना आ गया, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। ये तो आ गया अपने पास में, इसका एरिया फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, अब x क्या होना चाहिए, तो ये वाली सरफेस जो है वो इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, वही x होगी, और वो क्या है, a है। ठीक है, हियर x क्या है, यहाँ पर a हो जाएगी। तो अब आप ये वैल्यू पुट करिए, बताओ फाइव ए बी ई एफ इक्वल ए नॉट इंटू ए इंटू एरिया मीन्स 10⁻⁴, एक की वैल्यू वही 10⁻² है, सो फाइव ए बी एफ इक्वल ए नॉट 2.5 इंटू 10⁵ इंटू ए मीन्स 10⁻² इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। सो फाइव ए बी एफ इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से टर्म, ये -6 बन रहा है मीन्स 10⁻⁻1 बचेगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप चेक कर सकते हो भाई इससे कितना पास हो रहा होगा, तो है ना, कौन सी वाली सरफेस है, फाइव सी डी जी ओ, ये वाली सरफेस है। इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डायरेक्टली लिख रहा हूं, ई नॉट एक्स, ठीक है, इंटू ए। क्लियर नहीं यहाँ तक? लेकिन ये माइनस में होना चाहिए। क्लियर? देखो कैसे होगा, देखो एक बार, ए नॉट एक्स आई कैप डॉट ए आई कैप हो गए, तो आई कैप, लेकिन यहाँ पर ये आई कैप कौन सा वाला इधर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस आई कैप। ओके, तो अब बताओ ये आई कैप डॉट आई कैप तो क्या बनेगा, 1। ठीक है, ये माइनस आई कैप क्यों हुआ, क्योंकि इसकी एरिया की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा, फाइव सी डी जी ओ इक्वल, बताओ ये माइनस ए नॉट एक्स ए हो गया। क्लियर यहाँ तक? लेकिन अब ध्यान दीजिए कि इसकी पोजीशन एक्स एक्स पर कहां पर है, ओरिजिन पर है, तो बताओ एक्स इक्वल यहाँ पर क्या होगा, 0। तो अब तो यहाँ पर ये बहुत इजी हो गया ये, तो अब इसका फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया।
और बाकी सरफेस से पास हो नहीं रहा है। सो टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स कितना पास होना चाहिए, ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे सरफेस से पास हो रहा है, इस क्यूब से पास हो रहा होगा। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ प्रॉब्लम्स हमने कर ली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों पढ़ा, क्योंकि हम आगे गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं और गॉस लॉ जो है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की का ही बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां पर जो रिलेशन है वो चार्ज और फ्लक्स के बीच का ही रिलेशन गॉस ने दिया है। ठीक है, तो उस टॉपिक को समझने के लिए, गॉस लॉ को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना चाहिए और इसके हमने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो है वो क्लियर कर लिए, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।